Yes, class, we are starting osmoregulation in terrestrial animal, and I want to ask, I want to start the topic that is use of metabolic water. और मैंने तुम लोग से एक सवाल पूछा कि कैमल को अगर एक दफा फीड कर दिया जाए सही से तो वो कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है? Any idea about that thing? No, sir. That's great, Hafsa. I got the thing. That is 7 days. और किसी को कोई आइडिया हो? अजान भी हो रही है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेंगे. तुम लोग को अपने आइडियाज हैं शेयर अप करते जाओ ऑन योर चैट दैट इफ वी कैन फीड द अ मंथ दैट्स ग्रेट. और भी जवाब आने चाहिए भाई मेरे पास. आई हैव द 9 पार्टिसिपेंट इन माय क्लास एंड आई वांट ईच एंड एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट. कुछ माइक पे कह देंगे, कुछ चैट बॉक्स यूज करें, तो चैट बॉक्स में बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं. माइक में भी अगर कोई कहना चाहे तो दे कैन रिस्पॉन्ड. 70 to 40 days. Okay. Now hold on for a while. अगर ये okay, तो we are on to the topic के अगर कैमल को एक दफा फीड कर दिया है 3 से 4 मंथ बहुत ज्यादा हो गया. शिजरा 70 to 40 days यही बहुत ज्यादा है. 7 days month it would be quite well enough. ये इतना सही है. ठीक है, 7 दिन से लेके 40 दिन तक वो सरवाइव कर सकता है. 7 दिन से लेके 30 दिन तक वो सरवाइव कर सकता है. डिपेंड ऑन टू द स्पीशीज ऑफ द कैमल एज वेल. अब ऐसा क्यों कैमल इस तरह की कंडीशन क्यों फॉर्म कर रहा है? एक तो हम ये जानते हैं. हाँ बोलो बोलो बोलो. क्योंकि वो डेजर्ट में रहता है और वो हम्प में अपना सब कुछ स्टोर कर रहा होता है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती वाटर की डेजर्ट में. नेचर बिल्ड द कैमल. एडेप्टेशन है. बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. नेचर बिल्ड द कैमल that in order to survive into the desert. इसी तरह से हम उसका अगर फुट देखते हैं तो वो भी डेजर्ट के लिहाज से डिफाइन होता है. इसी तरह हम उसका जो मॉर्फोलॉजिकल जो उसकी एडेप्टेशन देखते हैं कि डेजर्ट डज नॉट हैव द वाटर अवेलेबिलिटी ऑल द टाइम. डेजर्ट डज नॉट हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीनिश थिंग्स ऑल द टाइम. मतलब ग्रीन लीव्स वगैरह ये हर वक्त अवेलेबल नहीं रहता. मतलब the camel serve as a domestic animal in the desert region. It have to go for the long way. So nature build camel that they can store food on their hump. वो अपने फूड स्टोर करता है hump पे and utilize it at the time of need. जिस तरह यहाँ पे तुम लोग को एग्जाम्पल दी गई होंगी मेरे ख्याल से कैमल, कैंगरू, whatever the animals we have in that. मैं तुम लोगों से एक छोटा सा फर्क, अगर किसी को बकरीद का बहुत ज्यादा शौक हो तो मुझे बताए पहले. मैं बकरीद के लिहाज से यहाँ पे पूछ रहा हूँ रिगार्डिंग अबाउट द एनिमल. तुम लोगों ने कहा तुम लोगों को बकरीद का बहुत ज्यादा शौक है, तो क्या तुम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन गाय देखी? ऑस्ट्रेलियन गाय में और हमारी देसी गाय में क्या फर्क होता है? yes, उसमें हम्प नहीं होता, स्ट्रेट होती है उसकी बैक. ऑस्ट्रेलियन गाय में हम्प नहीं होता और हमारा जो आइस भी डिफरेंट होती है. अब आइस छोड़ दो, हम की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है ना. आइस का भी एक सर्टेन एडेप्टेशंस होंगी, लेकिन पहली बात हम ये कर रहे हैं कि हम्प ऑस्ट्रेलियन गाय में नहीं होता. ऑस्ट्रेलियन काउ डज नॉट हैव हम्प एंड आवर देसी एंड आवर लोकल ब्रीड्स ऑफ काउ हैविंग द हम्प. वजह, जिस तरह एक नस्ल है चोलिस्तानी ब्रीड, उनकी हम बड़ी डिफाइन होती है, बहुत अच्छी लगती है हम, वो भी बहुत अच्छा. बड़ा अगर बुल साइड पे देखो तो उस बुल की बहुत अच्छी सी राउंडेड हम्प होती है, बड़ा अच्छा लगता है. चोलिस्तान वो चोलिस्तानी ब्रीड कहलाती है. चोलिस्तानी ब्रीड, सिब्बी ब्रीड, आप लोगों ने डेजर्ट है चोलिस्तान भी. एग्जैक्टली राइट, दैट इज द डेजर्ट. तो वहां पे ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है, ठीक है. अब ऑस्ट्रेलियन रीजन्स की जो काऊ होती है, ऑस्ट्रेलियन रीजन्स की जो ब्रीड होती है, ऑस्ट्रेलियन इज बीइंग फुल ऑफ हर्ब. ऑस्ट्रेलिया फुल ऑफ हर्ब है, तो नेचर ने वहां पे ब्रीड्स को हम दिया ही नहीं. वहां पे फ्लैट बैक है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ब्रीड मौजूद है, जो हमारे पास लोकल ब्रीड्स मौजूद है, उनमें हम मौजूद है क्योंकि वी हैव नो फार अवेलेबिलिटी. मतलब हमारे पास भी अवेलेबिलिटी है ग्रीन की, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू देम. तो इन हमारी लोकल ब्रीड्स में हम मौजूद है. हम का काम क्या है? स्टोर द फूड, स्टोर द फैट एंड यूटिलाइज इट एट द टाइम ऑफ नीड. सो वुड यू
consider onto the mind that nature gives those animal harm. Nature allowed those animal to store their food on their harm and utilize it at the time of need, which are living in harsh condition, जो कि harsh condition में रहते हैं. लेकिन इसी तरह ऑस्ट्रेलियन जानवरों में देखते हैं कि उनमें हम मौजूद नहीं होती. क्यों भाई? क्योंकि उनका रीजन क्या है? उनका रीजन सरसब्जो शादाब है, ग्रीनिश है, तो वहां पे ऑर्गेनिजम्स को इतनी ज्यादा हार्श कंडीशन फेस नहीं करनी पड़ती, तो नेचर डज नॉट गिव देम. तो हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक स्पीशीज से भी बिलोंग क्यों ना करता हो, उनकी डिफरेंट अडेप्टेशंस की वजह से उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं. तो दैट इज द सर्टेन थिंग, यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर. The organisms which are living in a harsh terrestrial conditions, such as camel, kangaroo, whatever the organism written on your book, they store the fat on their hump. वो hump में अपना fat store करेंगे, वो hump में अपना food store करेंगे in the form of metabolic water and utilize it at the time of need. So that is the certain thing which we have regarding about for use of metabolic water. And these organisms utilize these metabolic water, burn it in the form of fat. ये फैट फॉर्म में बॉडी में रिजर्व होता रहता है, स्टोर होता रहता है, और फैट को बर्न करने में द बॉडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो लाजमी सी बात है, जब कैमल एक डेस्टिनेशन ऑफ डेजर्ट से दूसरी डेस्टिनेशन तक जा रहा है, तो उस डेस्टिनेशन, डेजर्ट की डेस्टिनेशन बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग होती है. तो द ओनली ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सीम टू बी सर्वाइव ऑन टू द कंडीशन ऑफ डेजर्ट, दैट इज व्हाट कैमल. एंड हाउ इट कैन सर्वाइव ऑन टू द desert region by means of their structural modification. एक तो उनकी आइस का, इस आइस के अराउंड स्किन होती है which can prevent from the desert storm. जिस तरह अभी तुम लोगों ने देखा होगा कराची में एक डेजर्ट या सैंड स्टॉर्म आया था. डेजर्ट स्टॉर्म यानी सैंड स्टॉर्म था, जिसमें अगर आप बाहर निकलोगे तो उसमें आंख ही नहीं खुली होगी. बट कैमल्स हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव ऑन दैट कंडीशन एज वेल. फिर उनके फूड इस तरह के होते हैं कि दूसरे एनिमल अगर डेजर्ट में जाए तो वो फंस जाएंगे. क्या शेर को डेजर्ट में भगाओगे, वो कैमल से ज्यादा तेज भाग सकेगा? शेर सर, यस सर. है? नो सर. तो वजह ये है कि the lions having the certain different type of food and the camels having a different type of. कैमल का जो पूरा स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन है वो डेजर्ट के अराउंड, डेजर्ट को कॉम्पैटिबल देखते हुए स्ट्रक्चरल डिफाइन किया गया है. उनको हम दिया गया है ताकि वो सरवाइव कर सकें. एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं तो वो फूड स्टोर कर सकें, सरवाइव कर सकें, अपने मास्टर को वो एक अच्छी जर्नी प्रोवाइड कर सकें, ट्रबल फ्री जर्नी प्रोवाइड कर सकें. सो दैट इज अ सर्टेन थिंग व्हिच इज बीइंग फॉर यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर. एंड नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई हैव टू स्टार्ट. नेक्स्ट है हमारे पास storage of excretion of waste. Storage and excretion of waste. तो पहले ये पॉइंट आ रहा है, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट. मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आउट करूंगा पहले ह्यूमन की, उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को भी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आउट करूंगा, और इसकी एग्जाम्पल को लेके हम आगे अपने टॉपिक्स को भी एग्जाम्पल आउट कर सकते हैं. स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट. तो व्हाई द स्टोरेज ऑफ वेस्ट वुड बी नेसेसरी? भाई वेस्ट बन रहा है, एक्सक्रीट आउट किया जाए. व्हाई द वेस्ट इज नेसेसरी टू स्टोर फास्ट? वेस्ट को पहले एक स्टोर क्यों किया जाता है? हमारे उसमें ब्लैडर मौजूद होता है जो यूरिन को स्टोर करता है. व्हाई इट हैव टू बी स्टोर्ड? हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, ताकि उसमें से वाटर को मजीद जा सके. दैट्स वेरी ग्रेट. ताकि उसमें से जो रीएब्सॉर्ब किया जा सके. मतलब वाटर, जस्ट फॉर एग्जांपल, इसको हम ऐसे देखते हैं कि अगर बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन है, बाहर बहुत ज्यादा सख्त गर्मी है, तो बॉडी को क्या करना चाहिए? वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए या वाटर रिलीज कर देना चाहिए? रीएब्जॉर्ब करना चाहिए ना. जो एक्सक्रीशन. जमीरा, इफ यू हैव सर्टेन माइक प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो रही है बोलने में बेटा, तो चैट पे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं. Storage and excretion. Why the waste have to be stored first? The waste have to be stored first because in order to reabsorb water and minerals from it, water और minerals जितना reabsorb कर लिया जाए उतना अच्छा है. अगर बाहर की condition harsh है तो we are not allowing the body to excrete their waste and mineral. ठीक है, ये condition हमारे large intestine में भी मौजूद होती है. large intestine भी waste में से water और minerals को reabsorb करता है.
हमारा किडनी वेस्ट से वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन का फंक्शन निभा रहा होता है वहां पे, ताकि कोई भी चीज हमारी बॉडी के से ऐसी लॉस ना हो जाए। लॉस नहीं होना, हमारी बॉडी में से वेस्ट में भी वाटर और मिनरल्स मौजूद होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, रीअब्सॉर्ब करवा सकते हैं, ऐसी एक्सक्रीट नहीं होने देते। So in order to maintain the body condition regarding about for osmoregulation in terrestrial organism, जितने भी terrestrial organism है, human नहीं, rest of the mammals में भी अगर देखा जाए, cow, goat, they all are the animals which having the same kind of condition that they are not allowing their waste in a very rapid they are not allowing their waste rapidly. They have to store it first. They're gonna have to reabsorb the water and minerals, and after that they're gonna have to excrete. If I'm talking about for human, in human, the blood would be purified by the kidney, the urine would be excreted by the kidney. तो किडनी का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में, जिसको अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट क्लास में। तो किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करेगा और वाटर की कंसंट्रेशन देखेगा कि अगर बॉडी में पानी की कमी है तो वो बॉडी में से वेस्ट में से पानी को क्या कर लेगा, रीअब्सॉर्ब कर लेगा। और वो अगर ये देख रहा है कि बॉडी में पानी बहुत है, और अगर वो ये देख रहा है कि बॉडी में पानी बहुत है, तो वो वाटर को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। तो ये किडनी कर रहा होता है एक साइड पे। दूसरी साइड पे आ जाओ, लार्ज इंटेस्टाइन पे वेस्ट जाता है, वहां से भी वेस्ट फॉरन बॉडी से रिलीज आउट नहीं होता, वहां से भी वाटर और मिनरल्स, विटामिन बॉडी से क्या हो रहे होते हैं, रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं, ताकि बॉडी कैन नॉट फेसिंग एनी हार्श कंडीशन फ्रॉम द deficiency of water and minerals. So that is the osmoregulation. That is the osmoregulation we have in terrestrial animal. ये जो मैंने टॉपिक, ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट पढ़ाया है, that is something about for mammals. ये मैंने mammals को टारगेट किया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो 5 क्लासेस तुम लोगों ने पढ़ी होंगी कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स में से, तो पहली होती है पाइसेस, नेक्स्ट होती है हमारे पास एम्फीबियंस, फिर उसके बाद होती है रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ठीक है ना। तो ये पाइसेस और एम्फीबियंस, इवन दो फ्रॉग वुड बी लिव ऑन लैंड, लेकिन उसका इनिशियल कंडीशन सारा वाटर में होता है, तो पाइसेस एंड एम्फीबियंस वुड बी सर्व फॉर एक्वेटिक, मैं एक्वेटिक में डाल देता हूँ उसको। मैमल्स के बारे में बात किया जाए तो आई वुड गिव दिस पॉइंट टू द मैमल, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। मैमल्स स्टोर द वेस्ट बिफोर एक्सक्रीटिंग आउट इन ऑर्डर टू रीअब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और अब बात करते हैं रेप्टाइल्स, एव्स और इंसेक्ट्स के हवाले से, रेप्टाइल, वेस्ट एंड इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स इट इज द हाईएस्ट मेजॉरिटी एनिमल, ठीक है, ये हाईएस्ट मेजॉरिटी में होते हैं भाई, तो इनकी भी बात हम रखेंगे। एंड द वेरी लास्ट टॉपिक, यस, व्हाट इज द वेरी लास्ट टॉपिक वी हैव, लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, स्टोरिंग द वेस्ट। नहीं ना, सही से देखो, excretion of solid waste, excretion of solid waste, excretion of solid waste, that is the point we, excretion of solid waste means excretion of solid waste. So what are the organisms which I have to target over here? Reptiles, aves, insects, that they does not produce the liquid waste, they does not produce the urine. Why they do such type of condition? Because they does not want any of the water would be released out from the waste. ये चाहते ही नहीं, मतलब इनका बॉडी इनको अलाउ ही नहीं करता that they have to excrete the waste of having so much water content. So that is the point which you're going to have to make upon your mind. Reptiles, aves and insects, they always excrete their waste in the form of solid. यूरिक एसिड होता है इनका वेस्ट। अगर मैं आप एक और चीज तुम लोग को बता दूं कि इनका ये मोस्टली कौन सा वेस्ट एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड, क्योंकि यूरिक एसिड
सॉलिड वेस्ट में आता है, तो ये मोस्टली यूरिक एसिड या सॉलिड वेस्ट रिलीज आउट करते हैं. दे स्ट्रिक्टली डज नॉट अलाउ any drop or any amount of water to be released from the body, from their body. So that's why they always excrete solid waste in order to osmoregulate their body. अपनी body को osmoregulate करना है इनको. वाटर रिलीज की बात ये अलग है, इनकी बॉडी डिफाइन ही इस तरह से होती है that they have to make their waste, they have to build their Sir, solid waste. they don't urinate. That is why they don't urinate. That is the thing which I have told first. They only excrete solid waste and they does not allow any of the watery waste to remove out from the body because they have to conserve a lot more concentration of water. इनको वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करनी पड़ती है. दे डज नॉट वांट the excretion of liquid waste, so that's why only these animals, reptile, apes and insect, they are referred to be as a successful land vertebrates. ऐसा नहीं है कि मैमल सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स नहीं, मैमल एक बहुत डिफाइन, बहुत एडवांस ग्रुप है. मैमल्स में हमने देखा स्टोरेज एंड एक्सट्रीशन ऑफ वेस्ट, वो भी मैमल्स भी ये करता है कि ऐसा नहीं है कि तमाम तर चीजें मतलब तमाम बॉडी वाटर वो रिलीज आउट कर दे. बॉडी वाटर में से भी वो बहुत सारी चीजों को क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है. लेकिन अगर बात की जाए reptile, apes or insects, they does not allow any of the liquid waste to goes out from the body. They always try to build the solid waste in the form of uric acid and they only want to release that condition. So class, regarding about for osmoregulation in terrestrial animal, हमारे पास सिर्फ 4 पॉइंट थे इसके, लेकिन ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे. A very first point, that is waterproof external body covering. The body of animal which is living in terrestrial condition, they does not allow any sort of water to come inside by means of skin, and they does not allow the major content of water to go from inside to outside except sweating, and it would not only from all the animal, ये भी उन एनिमल में जिनके पास स्वेट ग्लैंड्स मौजूद है. जिस तरह ह्यूमन, डॉग में नहीं है, तो वो डॉग क्या करता है, पेंटिंग करता है, स्वेट नहीं करेगा. फिर यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, terrestrial condition in a very harsh terrestrial conditions such as desert. So the desert organism defined in a way that they can store the metabolic waste, they can reserve the food on their arm, and they can utilize it at the time of need, by which they have a very great survival without food onto the long journey of desert as well. The storage and excretion of waste, that is the point which I built for mammals. And mammals regulate their waste, regulate their osmoregulation in a condition that they do not excrete the waste, even if it form, it store the waste, reabsorb the water and minerals from it, and after that it release. But if I'm talking about reptile, apes and insects, they are those which does not release waste in the form of water. They only release waste in the form of solid. So they are not allowing any of the water to go outside their body in order to maintain the osmoregulation. So that is the osmoregulation in terrestrial animal. कोई मसला classes lecture के हवाले से किसी को भी हो, so they can open their mic and ask me what they have, any confusion, and if they have no, so they just clear me the thing so I can proceed. Sir, हाँ बोलो. सर मेटाबॉलिक वाटर को एक मतलब एक्सप्लेन कर दें. मेटाबॉलिक वाटर क्या समझ में आ रहा है बेटा? किसने किया? जमीरा तुमने किया था सवाल? नहीं सर, मैंने किया था. नो. अच्छा, मेटाबॉलिक वाटर होता क्या है? मेटाबॉलिक वाटर, इट इज द फूड, इट इज द स्टोर फूड. खाना मतलब उसको एक दफा हमने फीड कर दिया, उसको हमने एक दफा चारा बना के दे दिया, वो चारा खा रहा है, ठीक है, वो फूड उसके हम पे स्टोर हो रहा है. दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर. दैट इज द रिजर्व फूड. अब चारा उसने खा लिया, अब उसको जाना है एक लॉन्ग जर्नी पे. अब वो लॉन्ग जर्नी पे जा रहा है. अब जैसे जैसे उसको फूड की जरूरत पड़ेगी तो वो कहीं पे बैठ के दाना चुगने नहीं लग जाएगा, उसकी बॉडी में से फैट बर्न होगा. दैट इज द थिंग व्हिच इज बीइंग रिटन ऑन योर बुक एज वेल. फैट बर्न होगा और फैट बर्न होने के बाद जो फूड उसको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर. दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर. पहले यहाँ पे तुम लोगों को एक जरूरत है एक टर्म को डिफाइन करने की मेटाबॉलिक वाटर के हवाले से. पहले यहाँ पे एक जरा सा टर्म डिफाइन करते हैं, उसके बाद चीजों को देखते हैं आगे.
Metabolic water, so class 8 derived from a word that is called metabolism. So just tell me about this term if anybody have any idea regarding about for this term. Metabolism क्या हो सकता है? Sir, Kasma. it is a combination of anabolism and catabolism. And now what is anabolism? What is catabolism? The anabolism means to build something by two or more other constituents, and catabolism means to break down. सिंपल, यहाँ पे इसको और देख लेते हैं. हमने बहुत अच्छी डेफिनेशन. Anabolism, it leads to produce growth on the body. That's very great. And catabolism builds what? Catabolism do what? It leads to produce energy in body. Anabolism goes for growth and catabolism goes for energy. That's a very appropriate answer which I get. तो anabolism क्या है? एक constructive mechanism है. What is anabolism? It is a constructive मतलब छोटी छोटी चीजें मिलके बड़ी चीजें फॉर्म होंगी. ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है? कैमल में एक रिजर्व फूड बन रहा है, उसके हम्प में रिजर्व फूड बन रहा है, उसको भी आप मेटाबॉलिक वाटर कह रहे हो, जो उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है. और जब उसको रिक्वायर्ड है फूड की, तो वो इस बड़े फूड को, इस रिजर्व फूड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा. कैटाबॉलिज्म को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव. What we call catabolism, we call it what? We call it destructive. Destructive मतलब टूटना. तो जब वो फूड इनटेक करेगा तो उसका फूड एक बड़े पार्ट, एक बड़े रिजर्व फूड में कन्वर्ट हो जाएगा उसके हम्प में. फिर उसको फूड की जरूरत पड़ेगी तो वो अपना वो वाला पार्ट, वो वाला फूड ब्रेक करता जाएगा और उसको एनर्जी मिलती जाएगी. सो दैट ऑल स्टफ व्हिच इज बीइंग हैपनिंग ऑन टू द हम्प, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर. कोई मसला? और सर पेपर में इस टॉपिक का क्वेश्चन किस तरीके से आता है? पेपर में इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है और रीजन पूछ सकते हैं. अब आओ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. रोल ऑफ osmoregulation in terrestrial organism. What is the role of osmoregulation in terrestrial organism? ये 2 मार्क्स का सवाल बनेगा नॉन रीजनिंग पे. ठीक है, ये सवाल बन रहा है नॉन रीजनिंग पे. और रीजनिंग पे क्या सवाल बन रहा है? why terrestrial animals have waterproof external body covering? Why terrestrial organism have terrestrial organism have waterproof external body covering? कि terrestrial organism के पास waterproof external body covering क्यों होती है? अब आओ यहाँ पे तुम लोगों को असाइनमेंट्स दिए जाने चाहिए. ऐसा दिए जाने चाहिए असाइनमेंट्स या नहीं दिए जाने चाहिए, या फिर एक हफ्ते बाद दें? असाइनमेंट्स दूं या नहीं दूं, या एक हफ्ते बाद दूं? जी सर. हाँ भाई, आवाज क्यों नहीं आ रही? मुझे पहले क्लास है हमारी. सर कल क्लास है हमारी. हाँ कल क्लास है, बिल्कुल है. सर कल क्लास के एंड में दे दीजिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक आपको दे देंगे. कल क्लास कल क्यों दें, आज क्यों नहीं दें? वजह? सर मर्जी है आपकी, फिर हम हाँ, कब तक सबमिट करें बता दीजिएगा. मर्जी अब मेरी है तो मुझे ही को देना है ना. चलो आओ तुम लोग को थोड़ा सा देते हैं, काम पे लगाते हैं. Let's getting started. So you gonna have to inform me that why terrestrial organism have waterproof external body covering. Now next, that is why desert animals use metabolic water. मजे मजे के रीजंस हैं, देखते जाओ. why desert animals use metabolic water. why waste store before excreting out. डायरेक्ट एक्सक्रीट क्यों नहीं हो जाता, स्टोर क्यों हो रहा है? That is the thing which you gonna have to give me the answer. And why reptiles, apes and insects release solid waste. So that is the thing which we have to
That is the thing which you have to make for your assignment. तो ये तुम लोगों को assignment अपना देख रहा है, नोट डाउन करना चाहते हो जल्दी से नोट डाउन कर लो. Why terrestrial organisms have waterproof external body covering? Why desert animal use metabolic water? Why waste is stored before excreting out? And why reptile, apes, and insect release solid waste? So what could be the reason behind it? I want each and every 9 participants to submit their assignments. कब assignment देना चाहते हो? जब मुझे को बताने तो मैं तुम लोग से क्यों पूछ रहा हूँ, कल मुझे ये असाइनमेंट चाहिए. ठीक है, ठीक है क्लास. Okay, sir. हाँ, तो आई डोंट वांट ओनली 1 पीपल टू रिस्पॉन्ड. मुझे चैट बॉक्स में 9 के 9 पार्टिसिपेंट्स चाहिए रिस्पॉन्ड करते हुए. इज इट ओके? यू हैव टू सबमिट द क्वेश्चंस ऑफ ओनली 4 रीजनिंग क्वेश्चंस ऑन टुमारो. So you're gonna have to say okay. I want each and every 9 participants to okay, to make it okay, so I can just see onto the chat box. Sir? हाँ बोलो. सर आपकी वीडियो ब्लर हो रही है. ब्लर हो रही है, थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है. आप चेक करो सही है. यस सर, थोड़ी बेहतर हुई है. तो हाँ, वो नेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा इश्यू होता है. सर आप लास्ट क्वेश्चन पढ़ देंगे? Last question. Why reptile, apes and insects release solid waste? So that is my last question. अच्छा, मैं फिर से ये 4 के 4 सवाल दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. तो a very first thing that why terrestrial organisms have waterproof external body covering? Why desert animal use metabolic water? The third one, why waste is stored before excreting out? And the fourth one, why reptiles, apes and insect release solid waste? So that is the thing which you're gonna have to make the answer, and I hope each and everybody just respond me on to the chat box. That's great class. अब मुझे कल का रिस्पॉन्ड पता चलना चाहिए कि what could be the response. And now next we have to start our next topic. We have done osmoregulation. यहाँ पे हमने osmoregulation in human, sorry, in animal complete किया. We have done osmoregulation in unicellular. We have done osmoregulation in aquatic animal. We have done osmoregulation in terrestrial animal. And what we have to start next, हमारे पास 2 choice हैं, thermoregulation and excretion. First thing we have done osmoregulation in animal. ये हमारा हो चुका है पार्ट. अब हमारे पास 2 टॉपिक हैं एनिमल्स के हवाले से, excretion in animal and thermoregulation in animal. और मैं ये पोल तुम लोग के पास छोड़ता हूँ कि तुम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट लेना चाहते हो. या तुम लोग स्टार्ट लेना चाहते हो excretion in animal, या तुम लोग स्टार्ट लेना चाहो thermoregulation in animal. कौन सा टॉपिक तुम लोग को अच्छा लगता है? So you can inform me on your chat box each and everybody, ताकि मैं पोल डिसाइड करके फिर वाला टॉपिक स्टार्ट ले लूं. तो जल्दी से जल्दी जाओ चैट बॉक्स में, रिस्पॉन्ड करो that which topic you want to start first, thermoregulation in animal और excretion in animal. माइक पे नहीं बोलना, माइक से बेहतर है पहले उसमें बोलो. Where should you submit the assignment? देखो बेटा, अभी तो सबमिट तुम लोग को ऐसे करना है कि तुम लोगों को फुल स्केप शीट लेनी है और उसमें ये 4 जवाब लिख देना. कोई भी एक पेज लो, उसमें 4 जवाब लिखो और अपने नाम के साथ ग्रुप में पोस्ट कर दो. ठीक है, आपके लिए बताने लायक बात, ये हमने गूगल क्लासरूम का सेटअप डिफाइन कर लिया है, लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है वो. उसके बाद हम जो भी टास्क होगा हम वहां पे देते जाएंगे तुम लोगों को और वहां से असाइनमेंट्स कलेक्ट करते जाएंगे. लेकिन आज ये बना तो है ऑपरेशनल, इंशाल्लाह हम इसको 1-2 दिन में करेंगे गूगल क्लासरूम का. तो जब तक वो नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मैं तब तक असाइनमेंट नहीं दे सकता. मैंने आज ये सिर्फ 4 क्वेश्चन दे दिए. एक पेज लेना, उस पे 4 के जवाब लिखना, स्नैप लेना और व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कर देना. मैं उसको वहां से कोरिलेट कर लूंगा. ठीक है, तो thermoregulation, I got the answer. I got the major answer, that is thermoregulation. Okay, so I think only to, हाँ, कल क्लास सबमिट होने से पहले ये बेहतर होगा कि आप लोग अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर दें. ठीक है, कल क्लास टाइमिंग से पहले, ताकि मैं आप लोगों को आपके रिमार्क्स भी क्लास टाइमिंग से पहले
सबमिट कर दूं कि किसने कितना अच्छा लिखा है, किसने कितना अच्छा नहीं, मतलब किसने कितना अच्छा लिखा है। नहीं अच्छा लिखा तो वो तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना। अब उसको मैं पॉइंट वाइट नहीं करूंगा, जो मिस्टेक्स होगी वो मैं बताता जाऊंगा। खैर, let's getting started to the next point, that is called thermoregulation in animal. Thermoregulation started on the next topic according to the chat box poll. Okay, let's getting started. We have a part that is thermoregulation in animal. So before starting thermoregulation in animal, I have the following terms to explain. I have the following terms to ask as well. पहले तो मुझे एक छोटी सी टर्म क्लियर करो. What do you mean by the word that is warm-blooded and cold-blooded? A very first thing which I'm gonna have to ask on the chat box, that what do we mean by the word warm-blooded and what do we mean by the word cold-blooded? Yes class, a very first बहुत easy सा part मैं यहाँ पे पहले पूछने जा रहा हूँ. With what do you know about a term that is called warm-blooded and cold-blooded? बल्कि एक काम करते हैं यहाँ पे. हाँ ठीक है उरूज, अभी तुम लोग अपने आंसर को सोचो. वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है. मैं मीटिंग को एंड करके तुम लोग को दोबारा से एक न्यू कोड दे रहा हूँ ग्रुप पे. सो जस्ट ज्वाइन मी अगेन. Let's getting started. Hafsa Saeed, you are saying warm-blooded animals maintain their body temperature and independent of environmental temperature, while cold-blooded animals do not maintain their body temperature and they are dependent of environmental temperature. That is so very right. बहुत अच्छा लिखा तुमने. Warm-blooded. Now Kasma, Zamir, what you have says, warm-blooded organism that cannot change their body temperature according to their environment. That's very great. Yeah, environment के लिहाज से warm-blooded organism cannot change their body temperature. Shiza Ahmed, the warm-blooded animals का body temperature change नहीं होता, but cold-blooded का animals का body temperature surrounding के temperature के साथ vary करता है. That's so very great. Good thing. Cold-blooded customer, you have seen again one thing. Cold-blooded organism that can change their body temperature according to their environment. बिल्कुल ठीक. Warm-blooded those organisms which can regulate temperature. मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ क्या warm-blooded organism का कभी body temperature change होता भी है या नहीं होता? सर होता है जब हमें फीवर सर होता है. बिल्कुल ठीक. जब हमें फीवर होता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है. तो दैट इज द इंटरनल फैक्टर. फीवर इंटरनल फैक्टर की वजह से आ रहा है. फीवर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से तो आ नहीं रहा. मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर की वजह से तो फीवर नहीं हो रहा. इंटरनल फीवर, दैट इज the fever would be caused by means of internal factor. कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया, पैरोजन है, पैथोजन है, माइक्रोब्स है, वो अगर बॉडी के अंदर आते हैं तभी तो फीवर होता है. तो warm-blooded can change their body temperature. Warm-blooded cannot change their body temperature and they are independent to the environment. That's being very right answer, very rightful answer. But they can change their temperature due to the internal factor. जैसे कि फीवर हो सकता है. कोल्ड ब्लडेड एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, वो अपना टेम्परेचर चेंज करता है विद रिस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट. ओके, तो warm-blooded, cold-blooded, you gave me the very good answer over here. Warm-blooded organisms are those which can regulate temperature. हाँ, warm-blooded temperature को अपने regulate भी करते हैं. और let's see it over here. Warm-blooded organisms are those means they cannot change temperature to environment, but its temperature can change
to internal condition. Internal conditions की वजह से चेंज हो सकते हैं. Internal condition हमारे पास यहाँ पे मैं क्या पुट फॉरवर्ड कर सकता हूँ, डेट आउटवर्ड विच इज कॉल्ड पायरेक्सिया. और कोल्ड ब्लडेड, यस भाई, दे कैन चेंज देयर टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग. वो अपना बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के लिहाज से चेंज करते रहते हैं. ठीक है. रिगार्डिंग अबाउट अ पार्ट, Pisces, amphibian, reptiles, apes, and mammals. Out of which, what are those which are belong to warm-blooded, and what are those which are belong to cold-blooded? इनमें से कौन है जो warm-blooded से belong करते हैं और इनमें से कौन है जो cold-blooded पे belong करते हैं? Cold-blooded, they can change their temperature. They can change their temperature according to surrounding. Yeah, according to environment, according to surrounding. Okay, I give you one more thing. कि भाई बताते जाओ. Apes and mammals are warm-blooded, and Pisces, amphibian, and reptiles, they are cold-blooded. Now, cold-blooded also referred to be as a term which is called poikilotherm. और चूंकि ये कोल्ड ब्लडेड अपना बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के लिहाज से चेंज करता है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्टोथर्म एज वेल. इसकी वजह से हम इसको एक्टोथर्म भी कह सकते हैं. एक्टोथर्म्स आर दोस व्हिच कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट. So cold-blooded are referred to be as poikilotherm, cold-blooded are referred to be as ectotherm. और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक्टोथर्म क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के लिहाज से चेंज करता है. Amphibian, reptiles and Pisces, yes, they are cold-blooded. And if I'm talking about for warm-blooded क्या कहलाता है? Warm-blooded, they are referred to be as होम्योथर्म्स. homeotherms. और regarding ectotherm, हम इसको क्या कहेंगे? They can change their temperature with respect to internal conditions, so that's why they are referred to be as endotherm. तभी इसको हम क्या करें? Endotherm. They can change their temperature with respect to internal condition. That's why they are calling what they are calling endotherm. And cold-blooded, they can change their body temperature with respect to surrounding. So that's why they are called ectotherm. Now, one more thing we have over here. One more definitions I have to put forward you over here. That is called heterotherm. And now, what we call that condition? Heterotherm. Heterotherm, what is it? बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है, top right, top over here. Heterotherm, yes class. Heterotherm, they are those mammals and apes. अब मैं इसकी कैटेगरी तुम लोग बता दूं कि इसमें हेट्रोथर्म में हमने एक ऑर्गेनिज्म मैमल का देखा, डेट इज बैट, और एक ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं एप्स का, विच इज कॉल्ड हमिंग बर्ड. बैट मैमल है, हमिंग बर्ड बर्ड पे ये कैटेगरी पे फॉल कर रहा है. दे आर नाइदर पोइकिलोथर्म, दे आर नाइदर एक्टोथर्म. अब ये है क्या बेसिकली? तो हेट्रोथर्म्स आर what would be the heterotherms are referred to be as? Heterotherms are those which can change body temperature to a certain extent. तो ये कुछ हद तक अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं. So that's why we cannot call it homeotherm. Homeotherm में हमने एग्जाम्पल क्या दी हमने एग्जाम्पल? apes and mammals. We can put forward the example that is apes and mammals. अब apes और mammals से हमने एक homeotherm ये further एक पार्ट में क्लासिफाई हुआ, जैसे कि bat और hummingbird. They are those organisms which can change their body temperature to a certain extent with the environment. Environment के लिहाज से ये अपना कुछ हद तक temperature change करते हैं. So those organisms which have ability to change its temperature with respect to environment to a certain extent. अब यहाँ पे देखो ये चीज आ गई, those organisms which can change their body temperature with the environment to a certain extent. To a certain extent, it cannot follow the cold-blooded.
to a certain extent it would be followed to the heterotherm. और इसमें example तुम लोगों को पता है, and what was that example over here? The example would be followed as bat and hummingbird. तो ये चीज याद रखना, bat and hummingbird neither falls completely into the warm-blooded, neither falls completely into the cold-blooded. We can put it into the topic of heterotherm. तो ये चीज याद रखना रिगार्डिंग अबाउट फॉर बैट एंड हमिंग बर्ड. अब यहाँ पे एक और चीज मैं जो तुम लोग के सामने पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जो तुम लोग याद रखना रिगार्डिंग अबाउट फॉर थर्मोरेगुलेशन ऑफ एव्स एंड मैमल्स. Aves, if I'm talking about the body temperature of aves would be fall in between 41 degrees centigrade to 43 degrees centigrade. And if I'm talking about for mammals, the temperature would be in between 36 degrees centigrade to 38 degrees centigrade. ये मैं सिर्फ ह्यूमन का नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं हर मैमल्स और एव्स का बता रहा हूँ कि हर मैमल और एव्स का टेम्परेचर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके इस जगह तक फॉल कर सकता है. Aves having a temperature in between 41 degrees centigrade to 43 degrees centigrade, and mammals having a body temperature in between 36 degrees centigrade to 38 degrees centigrade. और मुझे human का बताओ, what would be the body temperature of human? Yes class. 37 degree centigrade. अरे फिर तुमने गलती कर दी. 36.8. 36.8 degrees centigrade equivalent to 98.6 Fahrenheit. ठीक है, तो कोई मसला नहीं, गलतियां होती रहती हैं. We are here to make it correct. So that is somewhat about a part introduction of regarding about a topic that is called thermoregulation in animal, and that thermoregulation in animal would be divided into the two factors. One is warm-blooded and another one would be cold-blooded. Warm-blooded, they cannot change their body temperature with respect to environment, only changes it due to the internal factor. Or internal factor, we have a condition of pyrexia, fever. So that's why they change their body temperature to the internal condition. That's why we call it endotherm. And the cold-blooded, they can change their temperature according to the environment. That's why it is called ectotherm. Warm-blooded, mostly they can manage the temperature. ये अपना temperature maintain करते हैं, manage करते हैं. So that's why we call it homeo. And poikilotherm, they are not. Poikilo means changing. Poikilotherm, they are continuously changing their body temperature with respect to environment. So that's why they are calling poikilotherm. तो हमें यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि why we are calling cold-blooded as poikilotherm, as ectotherm, and why we call warm-blooded as homeotherm or endotherm. ये चीज तुम लोग को by means of clearing the names, by means of terminalizing the name, ये तुम लोगों को चीजें पता चलती जाएंगी. And yes class, we have one more thing, that is heterotherm. Heterotherm क्या हो सकता है? Heterotherm are those which can having a change in temperature to a slight extent with their surrounding. कि जिनका temperature बॉडी के लिहाज से स्लाइड एक्सटेंट तक क्या हो सके, चेंज हो सके. सो दैट इज heterotherm. And in this we can put forward the two example, one from mammal, one from bird. In mammal we can put forward the example of bat, and from aves we can put forward the example of hummingbird. And hummingbird, I have to tell you that it is the very smallest bird of few inches in length. The smallest bird, that is hummingbird. तो इसको आप हेटरोथर्म में फॉल कर सकते हो. तो क्लास कोई मसला, आज के लेक्चर के हवाले से थर्मोरेगुलेशन को मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्लेन द लेटर थिंग्स इन थर्मोरेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ 2 मिनट. तो कोई मसला, आज के लेक्चर के हवाले से कोई ऐसी चीज जो तुम लोग पूछना चाहो, तुम लोग बहुत अच्छा सवाल करते हो. तो if you have any trouble, if you have any query, so you may ask the thing, may ask question.